देखो टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन तक हमने करा था आई गेस, है ना। और टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या थी? डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, और एक था डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब अपना जो एग्रीकल्चर फील्ड है उस पर एक क्रॉपिंग पैटर्न ना यूज करके वेरियस क्रॉपिंग पैटर्न्स को आपको यूज करना है। मतलब एक चीज ना उगा के आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल क्रॉपिंग भी कर सकते हो। आपके पास एक पीस ऑफ लैंड था, कहीं पर आपने कुछ ग्रो कर लिया, दूसरे पे कुछ ग्रो करा, दूसरे पे कुछ, दूसरे पे कुछ, मतलब इसको क्या कर लोगे, एक पोर्शन बांट दोगे एंड मल्टीपल क्रॉप्स को क्या करोगे, ग्रो करोगे। इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ एक क्रॉप को ग्रो कर रहे हो, उसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अब ये क्या बोलना चाहता है कि फैमिली के अंदर मान लो जैसे वो है एक फार्मिंग बिजनेस है, फैमिली का कौन सा बिजनेस है, फार्मिंग का बिजनेस है, तो आप उसके ऊपर ना डिपेंडेंट होके बाकी के फैमिली मेंबर्स क्या करें, दूसरा कोई दूसरी कोई एक्टिविटीज करे, कोई सर्विस के अंदर चला जाए, कोई ग्रोसरी शॉप ओपन कर ले, ठीक है, कोई टीचर वीचर लग जाए, सर्विस देने लग जाए, ठीक है। ये बोला जाता है क्या, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। देखो इन्वॉल्व शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू अदर एलिड एक्टिविटीज एंड नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो बाकी मतलब वर्कफोर्स कहां से चलेगी, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में क्या आ गया, शिफ्ट हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। और ये क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। दोनों की चीज समझे? हाँ समझा क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन? शिफ्ट ऑफ वर्कफोर्स, क्रॉप प्रोडक्शन, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन पूछा ना मैंने। जिसमें सिंगल क्रॉप ना उगा के आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल क्रॉपिंग को ग्रो कर रहे हो सेम पीस ऑफ लैंड के ऊपर, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में क्या था दिव्यांशी? हाँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। हाँ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। कहाँ ध्यान है सबका? क्या बोलो, मुझसे बोलो, क्या क्या होता है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज? मतलब बिजनेस के अंदर पूरी फैमिली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट ना होके अपना अपना कुछ दूसरा काम कर सकते हो, कर लो, ठीक है। दैट इज नोन एज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इट इन्वॉल्व शिफ्ट फ्रॉम सिंगल क्रॉपिंग टू मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स अ शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू, देखो फूड ग्रेन से आप किसके पास चले गए, कैश क्रॉप्स के साथ। फूड ग्रेन्स क्या हो जाती है, जैसे व्हीट और राइस आप ग्रो कर रहे हो, कैश क्रॉप्स मान लो आप कॉफी, जूट, कॉटन वगैरह ग्रो कर रहे हो, वो सारी क्या थी, कैश क्रॉप्स। चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। बेसिकली द मेन एम इज टू प्रमोट शिफ्ट फ्रॉम सबसिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग से किसके पास जा रहे हो, कमर्शियल फार्मिंग के पास जा रहे हो, ठीक है। आगे इसको क्या बोलते हैं, देखो फूड क्रॉप से अगर आप कैश क्रॉप्स के पास जा रहे हो तो फूड क्रॉप्स क्या बोलते थे, सबसिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है। हमारे खुद के सर्वाइवल के लिए जो जरूरी है वो क्या है, फूड ग्रेन्स के, कॉटन के जूट जरूरी है, कॉटन जूट जरूरी नहीं है, ठीक है। आगे इन इंडिया एग्रीकल्चर इज स्टिल डोमिनेटेड बाय subsistence farming and farmer gives prime importance to the cereals like wheat, rice based in the cropping system। farmers किसको ज्यादा फोकस करते हैं आज की डेट में भी, wheat, rice, ठीक है। multiple cropping system reduces the dependence on farmers on one or two crops as they are engaged in growing the wide variety of crops। तो multiple cropping reduces the dependence on farmers on one or two crops, ठीक है। फार्मर्स को हमने क्या बोला कि भाई एक दो वो मत कर, फार्मिंग प्रोड्यूस, बाकी वैरायटी के ऊपर ध्यान दे। देयर इज अ नीड टू एनकरेज फार्मर्स टू टेक अप कल्टीवेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, इट विल आल्सो रेज देयर इनकम। डाइवर्सिफाई करो, डाइवर्सिफाई करो, एक चीज को मत उगाओ, बहुत सारी चीजों को आप ग्रो करो, उससे क्या होएगा आपका। देखो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को अगर मैं बोलूँ, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए और जो सॉइल से डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मान लो अगर आपकी एक क्रॉप स्पॉइल भी हो जाती है तो बाकी और सारे क्रॉपिंग सिस्टम तो है ना, बाकी और सारी चीजें तो है जिससे आप क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो,
ठीक है, अपनी इनकम मतलब ग्रो कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन वुड मिनिमाइज द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन इन द क्रॉप्स, इट वुड आल्सो रिड्यूस द प्राइस अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। डाइवर्सिफिकेशन वुड मिनिमाइज द रिस्क अराइजिंग ड्यू टू प्राइस फ्लक्चुएशन इन द क्रॉप्स। अब तुम सोचो, तुम उगा रहे थे ओनली पोटैटोस, और पोटैटोस के सडनली मार्केट के अंदर इतनी सारी सप्लाई हो गई, इतनी सारी सप्लाई हो गई, डिमांड ज्यादा थी नहीं, तो आपके जो प्राइस जो है उस प्रोड्यूस के वो क्या हो गया, अचानक से कम हो गए। अगर आपने किसी दूसरी क्रॉप को भी ग्रो करा होता तो आप वहां से अपना प्रॉफिट्स क्या कर सकते थे, ज्यादा कर सकते थे। इट वुड ऑल्सो रिड्यूस द रिस्क अकरिंग ड्यू टू फेलियर ऑफ मॉनसून। मॉनसून अगर किसी टाइम फेल हो गया, तो मान लो एक ऐसी क्रॉप थी जिसको हैवी रेनफॉल चाहिए थी, हैवी रेनफॉल चाहिए थी राइस को मान लो, और आप राइस की फार्मिंग करते हो, साल रेनफॉल नहीं हुई, तो आपकी प्रोड्यूस तो ज्यादा निकलेगी नहीं, ठीक है, तो वो वाला फार्मर क्या हो गया, थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो जाएगा। लेकिन जिसने मल्टीपल क्रॉपिंग को फॉलो करा, तो राइस नहीं अच्छे से चला तो वीट अच्छे से चल जाएगी, शुगर केन अच्छे से हो जाएगी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, अब देखो क्या लिखा हुआ है, एज एग्रीकल्चर इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, अ मेजर portion of increasing labor needs to find alternative employment opportunities in other non-farm sectors। एग्रीकल्चर पहले से ही क्या है, ओवर क्राउडेड, जरूरत से ज्यादा लोग इसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, तो आपको यहाँ से निकल के किस सेक्टर्स की तरफ जाना चाहिए, नॉन फार्म सेक्टर्स की तरफ, ठीक है। इट वुड प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव एवेन्यूज ऑफ सस्टेनेबल लाइवलीहुड एंड वुड रेज द लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इनकम लोगों की इंक्रीज हो जाएगी। नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स, सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज possesses dynamic linkages that permit healthy growth while other are in subsistence low productivity propositions। देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, नॉन फार्म एक्टिविटीज हैव सेवरल सेगमेंट्स, एक चीज थोड़ी ना, नॉन फार्म के अंदर बहुत सारी चीजें करने के लिए जो आप कर सकते हो, जैसे मान लो एग्रीकल्चर फार्मिंग ना करके डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, एग्रीकल्चर फार्मिंग ना करके क्या कर सकते हो, डेयरी फार्मिंग कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारी एक्टिविटीज है ना, देखो गांव में सिर्फ सिर्फ एग्रीकल्चर थोड़ी ना चलता है, स्कूल्स भी है, टीचर्स भी है, सर्विसेज देने वाले बहुत लोग हैं, स्टिचिंग, वीविंग, और भी बहुत सारी चीजें। सम सेगमेंट्स ऑफ नॉन फार्म एक्टिविटीज पोजेसिव डायनेमिक लिंकेजेस, बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज है जो डायरेक्ट डायरेक्ट लिंकेज है किसके साथ, फार्म्स के साथ। अगर आप तो सोचो, फील्ड पे ना काम करके फार्म के बाद वाली चीजों के अंदर अगर आप काम कर लो, जैसे मान लो बहुत सी चीजों को फर्दर प्रोसेस करना पड़ता है, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से गुड़ बनता है, ऐसे ही बन जाता है कि कुछ प्रोसेसेस लगते हैं, प्रोसेस लगते होंगे, कोई फैक्ट्री वैक्ट्री में कन्वर्ट होता होगा वो गुड़ के अंदर, तुम उस फैक्ट्री में काम कर लो। अब वो लिंक किसके साथ है, वो फैक्ट्री फार्म के साथ ही तो लिंक्ड है ना। अगर शुगर केन नहीं आएगा तो गुड़ कैसे बनेगा। तो आप शुगर केन की फील्ड पे ना काम करके उस मशीन में काम कर लो, उस मशीन में फैक्ट्री में काम कर लो जो कन्वर्ट करते हैं उसको किसके अंदर, शुगर केन के अंदर। दूसरा, अब जैसे मान लो आप वो करते हो, कैटल फार्मिंग करते हो जैसे आप, तो अगर हम बात करें मिल्क, मिल्क निकला, वो क्या सीधा थैलियों में पैक्ड हो जाता है, तो उसके अंदर और भी प्रोसेसेस लगते हैं, बहुत सारे और भी प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसकी पैकेजिंग डिपार्टमेंट है, क्वालिटी टेस्टिंग डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर काम कर लो, वो भी तो कनेक्टेड किसके साथ है, एग्रीकल्चर के साथ। और मिल्क से अगर सिर्फ बात करें तो और भी तो सारे बहुत सारे प्रोड्यूस बनते हैं, बटर बन रहा है अलग से, कर्ड में वो कन्वर्ट हो रहा है, पनीर में कन्वर्ट हो रहा है, चीज में कन्वर्ट हो रहा है, तो छोटा सेक्टर तो है नहीं, बहुत बड़ा सेक्टर है, ठीक है। और गांव में तो अचार वचार, पापड़ वापड़, ये वो, उसकी मार्केट कितनी होती है, राजस्थान वगैरह की साइड में चले जाओ, मसाले वसाले, ये वो कितनी चीज बनाते हैं वो लोग, सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है ना। और ये सारी क्या है, लिंकेज है, किसके, डायनेमिक लिंकेज है, किसकी, नॉन फार्म एक्टिविटीज की, दैट परमिट हेल्दी ग्रोथ। अगर ये चीज भी नहीं होगी ना, तो एग्रीकल्चर ग्रो करेगा क्या, नहीं, है ना। while others are in subsistence low productivity proportions। और किसी दूसरी चीज में चले जाओगे, अब मान लो आपने कुछ XYZ एक दुकान खोल ली, मान लो उसके अंदर, गांव के अंदर ब्यूटी पार्लर ओपन कर लिया, क्या उसकी इतनी डिमांड होगी क्या, बाकी सब क्या रहेगा, लो प्रोडक्टिविटी, बाकी सब क्या रहेगा, लो प्रोडक्टिविटी। देखो गांव में कौन सी चीज सबसे ज्यादा चलेगी, या तो एग्रीकल्चर के ऊपर लोग बहुत डिपेंडेंट दिखेंगे, या एग्रीकल्चर के बाद के जो फर्दर प्रोसेसेस है उसके ऊपर लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। अदर एक्टिविटीज की बात करें तो लोग बहुत कम है, ठीक है। We are talking about villages, not the urban areas, ठीक है, we are talking about rural areas। The dynamic subsectors including, देखो, agro processing industries, एग्रीकल्चर, एग्रो मतलब एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज। अब देखो पेड़ों से क्या निकला ना, टिम्बर निकला, टिम्बर किस में कन्वर्ट होएगा फिर तुम्हारे, पेपर्स के अंदर, तो पेपर इंडस्ट्री होगी, उसके अंदर लोग बहुत काम कर रहे हैं। टूरिज्म एक्सेट्रा, ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज में काम हो गया। Those sectors which have the potential but seriously lack infrastructure and other support include traditional household based industries like pottery, आज की डेट में कम हो गई है, क्राफ्ट्स की बात करें, हैंडलूम्स की बात करें, ठीक है, इसके अंदर लोग बाग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं।
बोलो इजी, समझे नहीं समझे? चलो, इंडियन इकोनॉमिक्स तो इजी है, लर्न करना नहीं चाहता है ना, है लर्न नहीं करो तो। चलो आगे, नॉन फार्म्स एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लेट अस नाउ डिस्कस सम ऑफ द इंपॉर्टेंट नॉन फार्म एरियाज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो तो क्या क्या कर सकते हो आप अगर एग्रीकल्चर नहीं करोगे, तो देखो क्या हो सकता है, इंफॉर्मेशन आईटी में काम कर लो, ठीक है, इन्वॉल्व्स यूज ऑफ कंप्यूटर एंड टेलीकम्युनिकेशन टू रिट्रीव एंड स्टोर ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर भी करना है, रिट्रीव बोलते हैं उसको, ट्रांसमिट का मतलब दूसरे को पास ऑन करना इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आईटी डिपार्टमेंट में काम कर सकते हो। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, कंसर्न विद ब्रीडिंग रियरिंग एंड केयरिंग फॉर फार्म एनिमल्स। हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, इन्वॉल्विंग कल्टिवेटिंग फ्रूट्स वेजिटेबल्स ट्यूबर क्रॉस क्रॉप्स एक्सेट्रा। फिशरीज, फिशिंग का कर सकते हो, कैचिंग फिशेस, प्रोसेसिंग सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। फिर डेयरिंग, मिल्क वगैरह से, इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग रेजिंग यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी प्रोड्यूस फॉर वेरियस। अब यहाँ पे अगर हम बात करें हनी बीस, है ना, हनी को कन्वर्ट करना, और बहुत सारी चीजें होती है, हनी भी होता है, हनी कॉम बना के, है ना, हनी बीस के घर को क्या बोलते हैं, हनी कॉम। एक एक और वर्ड होता है टेक्निकल, याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो चीज भी आप कर सकते हो, बहुत सारी चीजें करने को। एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की अगर हम बात करेंगे, देखो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, बचपन में हम क्या बोलते थे, गाय का पति, एनिमल हस्बेंड्री एक। तो एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है ना, कि जानवरों को आपको क्या करना है ना, उसका ख्याल रखना है, और बाकी उनसे जो भी प्रोड्यूस निकलता है, जैसे गांव से मिल्क निकल गया, उसको आपको बेसिकली दैट इज एनिमल हस्बेंड्री, है ना। हाँ, शिप से वूल वगैरह निकल गया। एनिमल हस्बेंड्री और लाइवस्टॉक फार्मिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इज कंसर्न्ड विद ब्रीडिंग रेयरिंग एंड केयरिंग फॉर द फार्म एनिमल्स, ठीक है, उसकी केयरिंग करना, रेयरिंग करना, उसको कोई वो हो गई, तबीयत खराब हो गई, है ना, गाय की तबीयत खराब हो गई, तो उसको गोलियां देना, आराम से उसके पैर वैर दबाना है, ऐसे का मतलब टेक केयर करना है जानवरों की। हाँ 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 सर, सिल्क वगैरह, देखो यहाँ पे अगर हम बात करें ना, अभी हम यहाँ की वो बात नहीं कर रहे कि उनका वो निकाल रहे हैं, मतलब मिल्क निकाल रहे हैं और उसको बेच रहे हैं, यहाँ पे बात नहीं चल रही है, यहाँ पे सिर्फ बात किसकी चल रही है, ब्रीडिंग, मल्टीप्लाई करवाना उनको, रियरिंग, खाना पीना उनको खिलवाना, ठीक है, आगे केयरिंग फॉर द फार्म एनिमल्स, दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। अभी मैं ये बात नहीं कर रहा कि गाय से मिल्क निकाल के उसको बेच रहा, वो किस में आ जाएगा ना, डेयरिंग, तो किस में आ जाएगा ना, किस में आएगा वो, डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री अलग है, दूध निकालना अलग है, ठीक है, जैसे मदर डेयरी, वो दूध निकाल के उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, वो एनिमल हस्बेंड्री बिजनेस नहीं है उनका। बिजनेस किस चीज का है, डेयरी बिजनेस। अमूल का किस चीज का बिजनेस है, डेयरी बिजनेस। एनिमल हस्बेंड्री इज समथिंग डिफरेंट, मतलब आपने क्या कर रखा है, बहुत सारी गाय पाल रखी है, एंड उसको हमने क्या करा कि उसको सारा चारा वारा हम खिला रहे हैं, उसको साफ सफाई हम सब कर रहे हैं, सारा उसका ख्याल व्याल रख रहे हैं, जैसे फार्मर लोग, और फिर वो दूध निकालते हैं, फिर किसको बेच के आते हैं, अमूल या मदर डेयरी को बेच के आ जाते हैं। फिर वो जो कंपनीज हैं, वो इस दूध को पैकेजिंग वगैरह करके बेच रही है, वो क्या कर रही है, डेयरिंग। फार्मर क्या कर रहा है, एनिमल हस्बेंड्री। समझ रहे हो मेरी बात? तो एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग में क्या है डिफरेंस है। लाइव स्टॉक इज डिफाइंड एज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रेज जनरली इन द एग्रीकल्चर सेटअप। तो लाइव स्टॉक क्या हो जाता है ना, मुर्गियां उर्गियां, हेंस, है ना, उनको क्या बोलते हैं, लाइव स्टॉक। पोल्ट्री फार्म्स टू प्रोड्यूस लेबर एंड कम्युनिटीज सच एज कैटल हो गया आपके पास, गोट्स हो गया, शीप हो गया, हेंस हो गया, ये सब। Under livestock farming, cattle, goats, fowls, ducks, goose are the widely held species. India owns one of the largest livestock population in the world. Livestock production provides increased stability in income. तो अगर आप ये करते हो ना, से इनकम आपकी क्या हो जाती है, स्टेबल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बारिश हो गई तो मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, फ्यूल एंड न्यूट्रिशन फॉर द फैमिली विदाउट डिसरप्टिंग अदर फूड प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज। Livestock sector provides alternative livelihood options to over 70 million small and marginal farmers. तो छोटे छोटे फार्मर्स, बहुत सारे फार्मर्स किसमें लगे हैं ना, लाइव स्टॉक सेक्टर के अंदर, इंक्लूडिंग लैंडलेस लेबरर्स। अब जिसके पास लैंड नहीं है, उसके पास क्या है, उसने दो चार गाय खरीद ली, या उसके पास गोट है, उससे काम चला रहा है। अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन ऑल्सो फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन द लाइफ स्टॉक सेक्टर में, वुमेन्स भी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पिग्स कितने परसेंट है, 1%। 61% क्या है जी, पिग से क्या मिलता है यार, पिग का वो खाते हैं ना, वो मीट वगैरह खाते हैं ना, और क्या मिलता है पिग से, कुछ प्रोड्यूस थोड़ी ना करता है। अच्छा, हेंस की अगर हम बात करते हैं तो
एग मिल गया, और उसके बाद जब ये अंडे देने बंद कर देती है उसके बाद भी काम आ जाती है ना, जो नॉन वेजिटेरियन के काम आ जाती है। फिर बात करते हैं बफेलोस। बफेलोस भाई ये तो मिल्क के लिए है ही, ठीक है, इनसे तो सारी चीजें बनती है। शीप एंड गोट की बात करते हैं तो कुछ कुछ इनका मिल्क भी फेमस होता है। जैसे किसका फेमस होता है ना, गोट का मिल्क। गोट का मिल्क फेमस होता है कब, जब डेंगू हो जाता है ना, बहुत महंगा मिलता है मिल्क का दूध। और बाकी इसकी तो वो है ही स्किन, है ना, अभी आने वाली है सर्दियां, तो आराम से मजे। फिर बाकी पिग से तो कुछ नहीं होता, मेरे को तो ऐसा ही लगता है, पिग से दवाई ववाई में या तो इनकी कोई काम आता होगा, या फिर सीधा उसके लिए मीट वगैरह के लिए। तो इन इंडिया पोल्ट्री अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 61%, फॉलोड बाय अदर्स। देखो कैमल्स भी होती है, एसिस मतलब डोंकीज, हॉर्सेस, पोनीस। अच्छा पता है, अगर हम बात करें हॉर्सेस और पोनीज में डिफरेंस है नहीं? हाँ, पोनीज, हॉर्सेस और पोनीज में डिफरेंस होता है ना, पोनीज और ये जो है एसिस, इनमें भी डिफरेंस होता है नहीं होता? एंड म्यूल्स, सारे देख रखे तुमने? नहीं देख रखे जानवर? नहीं देख रखे? जब वो वैष्णो देवी की चढ़ाई करने के लिए जब जाते हैं तो वहां पे खच्चर, तो यहाँ पे खच्चर थोड़ी ना लिखा है, उनको क्या बोलेंगे? एसिस पोनीस के हॉर्सेस, पोनीस, ठीक है। एसिस कौन होते हैं? डोंकीज है। उन्हें एक जैसे, अब ये थोड़ी ना जिसका दो आंख है और वो चार टांगे है तो हर जानवर घोड़ा या गधा ही होगा। हाँ, डिफरेंस होता है, घर पे जाके गूगल पे फोटो देख लेना तो तुम्हें पता चल जाएगा थोड़ा। इंडिया हैज अबाउट 303 मिलियन कैटल्स, इंक्लूडिंग 110 मिलियन बफेलोस इन द ईयर 2019। ठीक है, क्या हो गया बच्चों? क्या मान नहीं रही? बेटा मान जाओ। चलो अब बात कर रहे हैं किसकी, डेयरिंग की। देखो क्या लिखा हुआ है, डेयरिंग इज दैट ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इन्वॉल्व्स ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ dairy animals for the production of, देखो, for the production of milk and the various dairy products processed from it। तो डेयरिंग में अब यहाँ पर क्या आ जाएगा ना, मिल्क की प्रोडक्शन की बात करेंगे। डेयरिंग इज द बिजनेस ऑफ प्रोड्यूसिंग, स्टोरिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स। द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन डेयरी सेक्टर ओवर द लास्ट 3 decades, 3 decades बोले तो 30 years, has been quite impressive. Due to the successful implementation of the Operation Flood, India ranks first in the world in the milk production. India's milk production increased from 17 million tons to 102 million tons and increased to 165.4 million tons in 2016 and 198 million tons in 1920। 198 point, हाँ अब तो और बढ़ गई होगी, बढ़ती जा रही है, दूध की कमी खत्म थोड़ी ना हो रही है, बढ़ती जा रही है। क्योंकि अगर मैं बात बोलूँ ना, देखो मिल्क अपने आप में अगर मैं बोलूँ तुम लोग कितना ही कंज्यूम करते होगे, लेकिन मिल्क की बहुत सारी आइटम्स आप लोग कंज्यूम करते रहते हो। आज चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि पिज्जाज की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, स्वीट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो मिल्क की डिमांड बढ़ रही है, ठीक है। कितने सारे स्प्रेड्स आते हैं उसके अंदर मिल्क वगैरह यूज होता है, बहुत सारी चीजें हैं ना जिसमें मिल्क डल रहा है। पहले इतनी सारी चीजें थोड़ी ना थी, जितनी डाइवर्सिफिकेशन होती जा रही है ना, फ्लेवर्ड मिल्क कितने आ रहे हैं, ठीक है, वो पीना अच्छा लगता है। चलो आगे, ऑपरेशन फ्लड और व्हाइट रेवोल्यूशन। देखो फ्लड किसकी है ना, यहाँ पे दूध की बात करी गई है, व्हाइट रेवोल्यूशन इतना ज्यादा अबेंडेंस में मिल्क बन रहा है, ठीक है। वो स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB in 1970 अंडर द एक्सपर्ट गाइडेंस ऑफ द चेयरमैन डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अभी इसने वीडियो भी डाली थी ध्रुव राठी ने, मिल्क के ऊपर, अमूल के ऊपर, देखी थी किसी ने? सही, ध्रुव राठी कौन है सर, पढ़ाई की बात करते हैं, उसने अमूल की वीडियो डाली थी तो बहुत बार इस बंदे का नाम लिया था, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मतलब ही वॉज द पर्सन जिसने फार्मर्स की सिचुएशन अच्छी करी थी गुजरात के एंड मुंबई की, एंड इसके वजह से वो आया था अमूल। अमूल बेसिकली एक पर्सन था, उसका नाम मैं अभी, एक लेटेस्ट बंदा है वो नहीं, उससे पहले वाला जो बंदा था 1930s में, उस बंदे ने हेल्प करी थी अमूल को स्टैब्लिश करने में। तो आज की डेट में सबसे बड़ी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कौन सी है ना, अपनी अमूल है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू क्रिएट अ नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। द मूवमेंट ऑफ द मासिव राइज इन द मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इज टर्म्ड एज, देखो इतनी जो प्रोडक्शन जो बढ़ गई उसको क्या बोला है, व्हाइट रेवोल्यूशन। इतना सारा दूध हो गया, इतना सारा के फ्लड्स ही आ गए, दूध ही दूध। अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम ऑल द फार्मर्स पूल देयर मिल्क। देखो अंडर द ऑपरेशन फ्लड सिस्टम में क्या होता था, सिस्टम को समझो,
ऑपरेशन फ्लड सिस्टम में फार्मर्स क्या करते थे, पूल करते थे देयर मिल्क प्रोड्यूस। तो पूल का मतलब क्या होता है, पूल का मतलब स्विमिंग पूल बना दिया क्या मिल्क से। पूल का मतलब एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करते थे, सारे फार्मर्स अपना दूध मिलके क्या करते थे, इकट्ठा करते थे अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट ग्रेड्स। कौन सा ग्रेड का मिल्क है, टोन्ड, डबल टोन्ड, फुल क्रीम, वो क्या होता है दूध की ग्रेडिंग। एंड सेम इज प्रोसेस्ड एंड मार्केटेड टू अर्बन सेंटर्स। कहाँ पे बेचते थे, शहरों में बेचते थे थ्रू कोऑपरेटिव्स। कोऑपरेटिव्स बोले तो अमूल, और भी पहले तो बहुत सारे कोऑपरेटिव्स थे, अब बहुत सारे कोऑपरेटिव्स को मर्ज करके कौन सा कोऑपरेटिव बन गया ना, अमूल। पहले तो बहुत अलग अलग कोऑपरेटिव्स थे, हर गांव का अपना एक अलग कोऑपरेटिव होता था। द फार्मर्स आर एश्योर्ड ऑफ अ फेयर प्राइस ऑन द इनकम। तो फेयर प्राइस मिलता था सारे अर्बन एरियाज को, जैसे आज की हम बात कर रहे हैं तो मिल्क का क्या मिल रहा है, फेयर प्राइस मिल रहा है। ठीक है। गुजरात स्टेट इज हेल्ड एज अ सक्सेस story in the efficient implementation of milk cooperative which has been followed by many states। तो गुजरात में सबसे पहले क्या हुआ था, सक्सेसफुल implementation of milk cooperatives। गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजस्थान आर द मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। मीट, एग्स, वूल एंड अदर बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स पता है, बाय प्रोडक्ट्स नाम सुना है पहले, बाय प्रोडक्ट्स नहीं। बाय प्रोडक्ट्स मतलब हम चाहते नहीं थे फिर भी बन गया। जैसे मान लो आपने दूध को, जैसे हम लोग पनीर में बनाने के लिए पहले दूध को फाड़ते हैं, है ना, और उसके बाद उसका पानी निकल जाता है, पानी अलग हो जाता है, दूध अलग हो जाता है। वो जो दूध अलग जो हो जाता है उसको तो आप यूज कर लेते हो पनीर के लिए, और जब पानी जो अलग जो हो जाता है ना उसको बोलते हैं वे प्रोटीन, जिससे सारे प्रोटीन के सप्लीमेंट्स बनते हैं। तो उसको हम बनाने नहीं चाहते थे, वो बन गया। तो वे प्रोटीन जो होता है वो वही है दूध में से जो पानी अलग हो जाता है पनीर के टाइम में, उसको क्या कर देते हैं ना, फिर ड्राई कर देते हैं और वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इवेपोरेशन से पानी सुखा दिया, पार्टिकल्स तो है ना, पार्टिकल्स किस में कन्वर्ट हो गए, प्रोटीन्स के अंदर। तो ये क्या बनाना, बाय प्रोडक्ट, मतलब हम बना कुछ, मतलब ऐसा होता है कि हम बनाते हैं साथ साथ कुछ और वेस्ट मटेरियल कभी कभार बन जाता है और वो भी बिकने लायक होता है। और भी ऐसी चीज सोचो ना, ऐसी चीजें बहुत सारी है। क्या आप बना रहे हो एक मेन प्रोडक्ट, उसके साथ एक दूसरा प्रोडक्ट बन गया, वो भी बिकता है मार्केट के अंदर। सोचो, होंगी बहुत सारी चीज। आप बना रहे हो ना, वेस्ट निकल रहा है मशीन से, वो भी बिकता है मार्केट के अंदर, है। अरे वो तो अलग बात हो गई, खाने पीने की मैं बात कर रहा हूँ, और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। तो एक तो एग्जांपल मैंने तुम लोगों को दिया, बाकी मेरे दिमाग में और नहीं आ रहा। तो मिल्क जब होता है, जब आप उसको यूज जब करते हो, मिल्क से जब आप पनीर बनाते हो तो पानी अलग हो जाता है ना, घर में देखा होगा प्रोसेस। और उसको फिर पानी निकाल निकाल के मम्मी उसको दबा दबा के पनीर की शेप दे देती है और फिर वो ठंडा करने रख देती है, और जो पानी होता है उससे वे प्रोटीन बनता है। जितने सारे प्रोटीन जो भी यूज होता है वो सारा वही होता है, दूध का पानी है। हाँ घी बनता है, घी बनता है। घी, दूध से क्या बना दिया, घी बना दिया। घी के बाद फिर वो चीज बन जाती है और चिपक जाती है, वो पूरी कढ़ाई वढ़ाई पे चिपक जाती है, उससे भी कुछ ना कुछ बना देते हैं, मिठाइयों में यूज कर देते हैं। तो बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं ना, बाय प्रोडक्ट्स एक चीज है, मतलब कि दे आर नॉट मेन प्रोडक्ट्स। मेन प्रोडक्ट बनाते टाइम ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्या होता है, बन जाता है, जिसकी मार्केट में भी क्या हो जाती है, सेल हो जाता है। तो बाय प्रोडक्ट्स बहुत सारी चीजें होती है। इमर्जिंग एज इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर डाइवर्सिफिकेशन। चलो अब बात करेंगे किसकी, फिशरीज की। फिशरीज, फिशरीज रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन डिवोटेड टू, फिशरीज करने के लिए पहले मछलियों को पकड़ना तो पड़ेगा, फिश को कैच करोगे, उसकी प्रोसेसिंग करोगे। ठीक है, फिश की अगर हम बात करें तो इसका ऑयल यूज होता है बहुत सारे मेडिसिन के अंदर, है ना, फिश ऑयल आता है। हाँ, सेलिंग ऑफ फिश, फिश अलग से बिक रही है, एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स। Fisheries sector plays an important role in socio-economic development of the country in India after progressive increase in the budgetary allocations। तो सरकार ने बजट में से कुछ पैसा किस चीज के लिए दिया, फिशरीज के लिए। And introduction of new technologies in the fisheries and the aquaculture, the development of fisheries has come a long way। आज की डेट में बात करें तो कितने बड़े बड़े शिप्स बनते हैं मछलियों को पकड़ने के लिए, है ना। एक बेचारा ऑटो ड्राइवर की लॉटरी निकल गई 25 करोड़ की 2 दिन पहले। इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट फिशिंग, देखो फिशिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिशिंग कम्युनिटी रिगार्ड्स वाटर बॉडी एज मदर। फिशिंग के लिए वाटर बॉडी क्या है, मदर। वाटर बॉडीज नहीं तो फिश नहीं। देखो क्या लिखा हुआ है,
The water bodies, sea, oceans, rivers, lakes, natural aquatic ponds, streams are considered as the mother or provider as they provide life-giving source to the fishing community. Volume of fish production, presently fish production from inland sources and contributes around. तो हमारे इंडिया से कितनी फिश आ रही है ना, inland मतलब इंडिया के बाउंड्री के अंदर से बॉर्डर के अंदर 65% of total fish production and the balance 35 comes from the marine sector, seas and ओशियंस। तो बड़े बड़े सीज एंड ओशियंस के पार जाना पड़ता है बॉर्डर क्रॉस करके, वहां से बाकी की 35% ऑफ फिश लेकर आते हैं। मतलब अगर हम बात करें सीधी सी, इंडिया के अंदर जो रिवर्स है, जो पॉन्ड्स हैं छोटी छोटे जो बने हुए हैं, वहां से 65% फिशेज आ जाती है। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल वाटर, बड़े बड़े समुद्र, जैसे इंडियन ओशियन है ना, इंडियन ओशियन है। और कौन से मैप में कौन सा बनाते थे, बे ऑफ बंगाल, और कौन सा बनाते थे, अरेबियन सी। अरेबियन सी में भी तो कुछ हिस्सा होगा ना इंडिया का, वहां से बाकी की 35% फिशेज आती है, ठीक है, सी एंड ओशियंस। शेयर ऑफ फिशिंग इन जीडीपी, तो जीडीपी में देखो फिश क्या रोल प्ले करती है अपना। तो हमारी अगर हम इंडिया की बात करें तो 0.9% कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है दोस्तों, फिश। तो द टोटल प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर 0.9% ऑफ द टोटल जीडीपी। तो अगर तुम सोचो सरकार अगर तुम्हारे ऊपर 100 रुपए खर्च कर रही है, तो उसमें से 90 पैसा तुम्हें कौन कमा के दे रही है, बोलो। 90 पैसा तुम्हारे पास कहाँ से आ रहा है, बेचारी मछली ने जान दे दी तुम्हें पढ़ाने के लिए, लेकिन तुम पढ़ के नहीं आते। सोचो 90 पैसा हर एक मतलब अगर बात करूं 100 रुपए पर, कौन दे रही है तुम्हें, मछली। इन इंडिया वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। देखो सीधी सी बात है ना, इंडिया को 0.9% की अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो कौन चला रहा है, फिशेस 0.9% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही है। तो अब वहां से जो सरकार के पास पैसा आती है वो स्कूल्स को देती है, और स्कूल्स में आया मान लो 100 रुपए, तो 0.9% कितना होएगा, 90 पैसा। तो 90 पैसा कौन दे रही है ना, फिशेस दे रहा है, दे रही है। आर मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, तो कौन कौन सी, देखो सबसे पहले वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात एंड महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। यहाँ से क्या आ रही है, मेजर फिशेस। आगे वुमेन पार्टिसिपेशन इन फिशिंग, सबसे ज्यादा अगर मैं बोलूँ तो, है ना, ज्यादातर वुमेन्स होती हैं यहाँ पर। इवन दो वुमेन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन एक्टिव फिशिंग, स्टिल 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग। देखो वुमेन्स ज्यादातर कैच में नहीं लगी होती, कैच कोई और करके आया, मेल्स कैच करके आया घर के, वो क्या करती है, उसको सेल करती है मार्केट्स में जाके, ठीक है। तो 60% ऑफ द वर्क फोर्स इन एक्सपोर्ट मार्केटिंग, बाहर भेजना, इंडिया से अगर कुछ एक्सपोर्ट करना है। 40% इन इंटरनल मार्केटिंग आर वुमेन। तो 60% वुमेन किस में लगी है ना, मछलियों के एक्सपोर्ट पर, फिशेस के एक्सपोर्ट पे, और 40% किस में लगी है ना, मार्केटिंग के अंदर। सर ये तो 100% होगी, हम तो सर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, हम कौन सा, अरे वहाँ पे अगर हम बात करें कि वहाँ पे जो टोटल वुमेन जो फिशेस के अंदर जो है उसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ, ऐसे नहीं कि पूरे इंडिया में 60% उसमें लगी, 40% तो सर बाकी की वुमेन्स तो कुछ कर नहीं रही क्या। तुम्हें पता है 60% और 40% कैसे काउंट कर रहे हैं, जो फिशिंग करने वाली जो फैमिलीज हैं, उन फैमिलीज की जो 60% वुमेन है वो क्या कर रही है, फिशेस को एक्सपोर्ट कर रही है, 40% इंडिया के अंदर ही अंदर उसको क्या कर रही है, सेल कर, ठीक है। There is a need to increase the credit facilities in the form of cooperative self-help groups for fisher women to meet their working capital requirement for marketing। तो अगर हम बात करें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्या होता है लवन्या, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाँ, जो पैसा उनको चाहिए मार्केटिंग करने के लिए, सीधी सी बात है भाई, दुकान उकान कहीं पे लगानी है तो उसका कुछ रेंट वेंट देना पड़ता है, चीजें वीजें कुछ चाहिए होगी बेचने के लिए, तो उसके लिए उनको क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल बोले तो, कैपिटल बोले तो मनी फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस, और वो पैसा जो सीधा सीधा बिजनेस चलाने के लिए चाहिए। आगे प्रॉब्लम्स फेस्ड इन फिशिंग, क्या प्रॉब्लम्स आती है, देखो a large share of fisher worker families are poor. Some of the major problems faced by these communities include widespread underemployment, क्या है यहाँ पर, underemployment, लो पर कैपिटा अर्निंग्स, मतलब कमाई बहुत ज्यादा कम है, अर्निंग्स बहुत ज्यादा कम, एब्सेंस ऑफ मोबिलिटी ऑफ लेबरर्स टू अदर सेक्टर्स, दूसरे सेक्टर्स में जा नहीं पाते, पढ़े लिखे नहीं है, जो काम कर रहे हैं फिश वही करते रहते हैं, हाई इलिटरेसी रेट्स एंड इनडेटेडनेस, ठीक है, लिटरेसी रेट ज्यादा है नहीं तो दूसरे सेक्टर में स्विच नहीं कर सकते, है ना, किसी भी सेक्टर में जाना है पढ़ा लिखा होना जरूरी है, तो बेचारे क्या करते हैं, इसी के अंदर फंसे रह जाते हैं। फिर फैमिली का कुछ डेट होते हैं जो उनको खत्म करने होते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो पाती,
पहले ही क्या करने लग जाते हैं, इस काम में लग जाते हैं ताकि फैमिली का क्या कर्जा उतार सके। ठीक है, ये कुछ प्रॉब्लम्स है फेस्ड इन फिशिंग। चलो एक बार पढ़ो जल्दी से, ये सारे 4 पॉइंट्स लर्न करके बताओ।